प्यारे बच्चों, नागेंद्र सर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये इंटीग्रेशन जैसे कि समाकलन, और समाकलन क्या है इसका चिन्ह देखिए बच्चों। इसका चिन्ह आप इस टाइप से लिखते हो। और यस कैसे बनता है? यस ऐसे बनता है। यस मतलब क्या होता है? सम होता है, और सम को ही बढ़ा दिया, ऐसे बना दिया है तो ये इंटीग्रल्स हो जाएगा। और इंटीग्रेशन एक प्रकार से जोड़ ही आगे है। आगे आप जब डिफरेंट इंटीग्रल्स कभी पढ़ेंगे, आगे पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे बच्चों। बहुत मजे की बात है। और इससे पहले आप जाने थोड़ा से, देखिए जो इन टेस्ट आपको आए, मजा आए, इसके लिए जानते हैं क्या है कि बेसिक फार्मूला आना चाहिए। और आपको डिफरेंशियल, इससे पहले जो अवकलन पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, वो आपको आना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। 11th में आप ऐसा मान के चलते हैं कि 11th में आप पढ़ चुके होंगे तो आपको जानकारी होगी, ठीक है। फिर भी आगे देखिए, और हम 11th का भी बैच शुरू करेंगे तो उस वीडियो को भी आप देख के पढ़ सकते हैं, ठीक। तो उससे पहले, मैं बताने से पहले, ढेर सारे फार्मूले हैं, एक एक फार्मूला लेके चले उसमें बहुत टाइम बर्बाद होगा, इसलिए मैं पहले से ही आपको बोर्ड में दिख रहा होगा फार्मूला। देखिए ये आपका फार्मूला दिखेगा। अब देखिए क्या है फार्मूला, आपको पूरे फार्मूला मिल जाएंगे। और इस फार्मूले के एक एक करके, जैसे पहला फार्मूला है, दूसरा फार्मूला है, तीसरा फार्मूला है, एक एक करके फार्मूला रखिए। जैसे दिया है ना इसमें x टू दी पावर n dx, तो क्या होता है x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। दूसरा दिया है dx का भी केवल x प्लस c है। तीसरा cos x का sin x का माइनस cos x sec स्क्वायर x का tan x, cos x स्क्वायर x का माइनस cot x sec x का, sec x इंटू tan x का sec x प्लस c, सब में कांस्टेंट ऐड है। cos x इंटू cot x का cos माइनस cos x dx, नीचे दिया है √1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x। इस तरह से करके आपको कुल फार्मूला दिए गए हैं, ज़्यादातर फार्मूला बताए गए हैं, उससे हमको लर्न कर लेना है, इसको याद कर लेना है बच्चे, इसको रट लेना है, ठीक। तब जब इस तरह से आपको पूरा फार्मूला रट जाएगा, याद हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, क्योंकि इसका सबसे जरूरी होता है फार्मूला याद करना। अब मैं बता दूं कि इंटीग्रल्स हम दो प्रकार पढ़ते हैं, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रल्स, एक होता है इनडिफिनिट। तो अभी हम इनडिफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, डिफिनिट आगे पढ़ेंगे। तो इनडिफिनिट इंटीग्रल्स में हम पैराबोला ले लेते हैं। पैराबोला क्या है? जैसे हैं y स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर, बच्चों y इक्वल एक्स स्क्वायर दिया है, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, y इक्वल, ऐसे कामा करके मान ले, y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1, y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2, इस टाइप से दे दिया। एक और यहाँ पे मान लीजिए y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी मान लीजिए, ठीक। इस तरह से ढेर सारे पैराबोला है। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि इनडिफिनिट इंटीग्रल्स क्या है, इसको क्यों हम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप डिफरेंशियल पढ़े होंगे, मुझे लगता है अगर इसको आप डिफरेंशिएट करते तो ये 2x आता, इसको भी डिफरेंशिएट करते तो भी 2x से ही आता, इसका डेरिवेटिव निकालते, डिफरेंशिएट करते तो भी 2x से ही आता, क्योंकि -1 कांस्टेंट हो जाता, -2 कांस्टेंट हो जाता, +2 कांस्टेंट हो जाता। इसलिए हर हाल में कुछ भी इसमें ऐड होता, इधर साइड इसको प्लस c जो करके लिखा जाता है, कुछ भी ऐड हो के आए वो हर हाल में प्यारे बच्चों क्या होगा? कांस्टेंट बन के 0 हो जाएगा ना। तो देखिए जैसे कि मैं एक ऐसे बना लूं, इस तरह से x अक्ष और x डैश है, और ये y डैश है, y एक्सिस है, ठीक। तो इसमें क्या है, इस टाइप से अगर पैराबोला बनाते हैं, जैसे ये है, ऐसे पैराबोला बना लें, ठीक है, ऐसे पैराबोला बना हो, ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे फिर ऐसे बना दिया गया, ठीक, ऐसे पैराबोला दिया है। अभी यहाँ पे y इक्वल एक्स स्क्वायर लिखा है, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, नो माइनस 2 है, और यहाँ पे y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ये इसके पॉइंट दिए हैं। अभी बाबू देख लेते हैं ना, ऐसे हम देख लेते हैं, इस तरह से है, और इसका जो एक पैरेलल लाइन खींच दें तो एक पॉइंट मिलेगा, ठीक, इस तरह से ये इसका पॉइंट मिल जाता है।
तो इस तरह से हम इसको करते हैं, लेकिन इसके पहले हमको फार्मूला याद करना चाहिए। ये ढेर सारे पॉइंट मिल जाएंगे और रियल नंबर्स तो है ही है। तो जानते हैं क्या कि इसको सबको आप डिफरेंशिएट करते तो मुझे लगता है कांस्टेंट वैल्यू मिलती, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है। तो आप अगर ये वाली लाइन चाहते हैं या ये वाली लाइन चाहते हैं तो क्या पहले रहा होगा, इसका किसका डिफरेंशिएशन, ये मतलब कैसे आएगा। तो 2x अगर होता इसमें, मान लीजिए इंटीग्रेट 2x डिफरेंशिएशन इसका होता, जैसे ये लिखा होता y इक्वल 2x लिख जाए, ठीक। इसको एंटी डेरिवेटिव निकालना पड़े, डिफरेंशिएट निकालना पड़े, तो इसका बाबू किसका ये एंटी डेरिवेटिव होगा, किसका ये हो सकता है, तो ये हो जाएगा dy बाई dx ये है। और y की जगह पे क्या रख दोगे, y की जगह पे क्या रखोगे, dx² dx, ठीक। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसे सॉल्व करके आप लिख सकते हो, जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो मुझे लगता है 2x आ जाएगा। जब इसका 2x आ जाएगा ना तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे कोई आपको प्रॉब्लम होने नहीं है। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये आएगा 2x, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन x² आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा, ठीक। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा, तो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या है, x² आएगा। तो मुझे लगता है इस तरह से ये किसका इंटीग्रेशन होगा, इस टाइप से आपको मिल जाएंगे कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू जो आगे आप मिलती है, ये ढेर सारे अलग अलग आपको मिल रही है, तो इसलिए ये क्या है, डिफिनिट इंटीग्रल्स नहीं होता, ये क्या कहलाएगा, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स कहलाएगा। अब एक डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा गाइडलाइन इसमें कर रहे थे, फिर भी आगे हम देख लेंगे कैसे समझते हैं, ठीक। मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा, मजा तब आएगी जब हम इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम लेके सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है प्यारे बच्चों, पर आप परेशान मत होइए, जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे आपको मजा आने लगेगी। देखिए जैसे दिया हो कोई फंक्शन, हम एंटी डेरिवेटिव डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, उसको आपको सॉल्व करा देंगे एक दो। जैसे दिया है cos 2x, ठीक एग्जाम्पल ले रहे हैं cos 2x। cos 2x का आपका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, cos 2x का क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। अब एंटी डेरिवेटिव निकालना है cos 2x का, तो देखिए अब आपको चाहिए कि cos 2x का एंटी डेरिवेटिव मतलब समाकलन ही पता करना है। अब ये समाकलन पता करना है, तो अभी ये पता करो कि ये cos 2x आया कैसे होगा, किसका डिफरेंशिएट करके आया होगा, क्योंकि उसी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में तब्दील होता है, तो क्योंकि अपोजिट होता है एक दूसरे का। तो ये किसका आया होगा, तो आप बच्चा लोग जानते हो कि साइन का होता है, साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x होता है, तो आप लिख लोगे cos 2x। पर प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 भी आ जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, ये पहले आ जाएगी, डिफरेंशिएशन आप पढ़े होंगे तो समझ जाएंगे। तो आप जैसे यहाँ पे लिखोगे cos 2x इक्वल आ जाएगा 1/2 dx sin 2x, ठीक। ये वो जो 2 है उसके अपोजिट है, मतलब नीचे चला है। फिर ये cos 2x इक्वल हो सकता है d/dx, कोष्टक के अंदर 1/2 sin 2x, ये आप लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि एंटी डेरिवेटिव जो cos 2x का मिलने वाला है वो 1/2 sin 2x आ जाएगा। आंसर आपको मिल गया। आंसर आपको क्या बताना है, 1/2 sin 2x, बस आपका यही आंसर हो जाएगा। केवल आपको आंसर इतना बताना है, ये नहीं बताना है। तो आपको क्या है, एंटी डेरिवेटिव का आंसर 1/2 cos sin 2x आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब एक्सरसाइज में आ जाए डायरेक्ट। एक्सरसाइज में एक्सरसाइज है 7.1, ठीक बच्चों। तो 7.1 है, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बहुत मजा आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, आराम से हम सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, तो पहला तो जो सवाल दिया है उसका एंटी डेरिवेटिव भी पता करना है। तो पहला क्वेश्चन है sin 2x, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका जो दिया है क्वेश्चन नंबर वो फर्स्ट जो दिया है sin 2x दिया है प्यारे बच्चों। तो sin 2x को आप हल करेंगे तो सोचिए जरा किसका डिफरेंशिएशन ये आया होगा। तो अभी आपको पता है कि cos 2x का प्यारे बच्चों cos 2x का आएगा, cos 2x का होता है -2 पहले लग जाएगा, आपको पता होगा क्योंकि 2 एक कांस्टेंट वैल्यू पहले आ जाएगी। ये आप लिख सकते हैं। तो इसको हम sin 2x इक्वल प्यारे बच्चों लिख सकते हैं -1/2, यहाँ पे लिखेंगे d/dx cos 2x, ठीक है, ये लिख सकते हो। अब ये अंदर लिख सकते हो तो d/dx अंदर चला जाएगा 1/2 cos 2x। तो मुझे लगता है आपको आंसर मिल गया, यही आंसर हो जाएगा। sin 2x का एंटी डेरिवेटिव -1/2 cos 2x हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया। इस तरह से हम हल कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आगे हम देखेंगे। आगे जो अगला प्रश्न है हमारा cos 3x का। अगर क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे देखें, दूसरा क्या है, cos 3x है। तो प्यारे बच्चों आपको बहुत जल्दी आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसका एंटी डेरिवेटिव वैसे ही हम जानते हैं क्योंकि sin 3x का ही होने वाला है। तो यहाँ पे ऐसे फटाफट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मुझे लगता है समझ रहे होंगे। तो ये cos 3x आएगा और 3 को पहले लिख भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos 3x इक्वल प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हो 1/3 ये हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा cos 3x, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा d/dx, ये आप आराम से लिख पाएंगे 1/3 cos 3x। मुझे लगता है आपका एंटी डेरिवेटिव मिल गया। कि क्या लिखा, एक मिनट हम लोग गलत कर दिए, ये सॉरी, यहाँ पे साइन था तो साइन लिखना चाहिए, ये गलती हो गई बच्चों। देखो वही लाइन फिर लिख गए, यहाँ पे हो जाएगा sin 3x, ठीक है। वो कास तो है ही, कास का साइन जाएगा, गलती से लिख गया था। ठीक, तो इस तरह से हम जान गए कि ये भी आ गया, इसको हम आसानी से सॉल्व कर लिए। फिर अगला क्वेश्चन पे आएंगे, फटाफट देखो सॉल्व होता चला जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, वो 3 है, वो दिया e⁻3x। ये आपका क्वेश्चन दिया है, हम जानते हैं e⁻x का डिफरेंशिएशन या अवकलन व समाकलन e⁻x ही होता है। तो इसलिए इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 3e⁻x का ही सपोज करेंगे, dx मानेंगे। इसके अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो बाबू बस 3 आ जाएगा पहले और 3x हो जाएगा। अभी इसका फाइनली आंसर निकालेंगे e⁻3x का, तो ये बटे में आ जाएगा। मुझे लगता है बच्चे लोग जो बटे में आएगा कांस्टेंट वैल्यू नीचे अंदर ले जाते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किए हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 e⁻3x, मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव 1/3 e⁻x आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको कौन सा क्वेश्चन दिया है, देखिए बहुत इजी है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड में बता रहा है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब लग जाए इसलिए थोड़ा स्पीड बना के रख रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वो दिया है ax प्लस b का होल क्यू स्क्वायर दिया है। अभी बच्चों जब डिफरेंशिएट किसी चीज का किया जाता है तो उसमें एक घात कम होती है, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या जानते हैं बच्चों, देखिए फार्मूला हमारा है x⁻n dx। इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा n x⁻n-1 n इंटू x⁻n-1। तो n-1 इसमें से एक कम हो जा रहा है, इसलिए क्या है, हमको ऐसा सोचना है कि इसमें 1 डिग्री ज़्यादा हो। तो उसी तरह से हम सपोज करेंगे d ये हो जाएगा ax प्लस b का होल क्यूब, नीचे हो जाएगा dx। इसको प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट करिए तो 3 पहले आ जाएगा, a का भी डिफरेंशिएट होगा तो a भी आ जाएगा, और ये हो जाएगा ax प्लस n इसके पावर में 2 हो जाएगा। उसी को हम पहले लाएंगे, जब पहले लाएंगे तो ax प्लस b लिखेंगे बच्चों, इक्वल में हो जाएगा ये d/dx, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 ax प्लस b का होल क्यूब।
मुझे लगता है आपका आंसर मिल गया। तो इस तरह से हम इसका सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है ना बच्चों, इसका एंटी डेरिवेटिव जो आएगा ये आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हम मान लेते हैं और आंसर मिल जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है वो दे दिया मिक्स दे दिया। क्या दिया है? sin 2x और -4 e⁻³ 3x। ठीक बच्चों, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग आप सॉल्व कर लीजिए। अलग अलग सॉल्व करेंगे तो अभी हम इसका शुरू कर देते हैं। ये किससे आएगा प्यारे बच्चों? तो ये किससे आने वाला है बताइए? इस किससे आने वाला है? cos से आने वाला है। तो इसका मतलब है मुझे लगता है cos 2x का, जाने दीजिए, आप मान लीजिए cos 2x हो जाएगा dx। इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा -2 sin 2x। ठीक है ना बच्चों? फिर ये आ जाएगा sin 2x का, मुझे लगता है हम एक स्टेप डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं, अंदर लिख दें तो हो जाएगा d/dx। ये ब्रैकेट के अंदर अपान में जाएगा, माइनस का 1/2 होगा, ये cos 2x उतार देंगे। जानते हैं क्या बच्चों, ये वाला 1/2 इधर लिखा जाएगा, वो भी माइनस का, तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो इसके पास लिख जाता है। बस इतना एक स्टेप कर लेते हैं। दूसरा हमें पता करना है इसका। अभी प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें चाहें तो 4 कॉमन भी ले सकते हैं और ये हो जाएगा e⁻3x। चूंकि कांस्टेंट वैल्यू है इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको प्यारे बच्चों डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू का मतलब कांस्टेंट तो बाहर रहेगा ही रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन चूंकि इसके इक्वल में चाहते हैं तो आप बाहर भी अंदर भी रखोगे तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं आएगी। तो ये हो जाएगा 4 तो है ही है, इंटू 3 आप करिए, इंटू में 4 e⁻3x ये आ जाएगा। अभी हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो चाहिए प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 4 e⁻3x इक्वल हो जाएगा ये बस d/dx। ये केवल 3 आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 4/3 e⁻3x। ये आपका एंटी डेरिवेटिव। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? इसका चूंकि आंसर चाहिए तो इसका पहला आंसर हो जाएगा, जो एंटी डेरिवेटिव आएगा बच्चों, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। एंटी डेरिवेटिव -1/2 cos 2x आएगा, इसका हो जाएगा -4/3 e⁻3x। ठीक, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो हम इस तरह से 5 क्वेश्चन खत्म कर दिए, पहला पार्ट का 5 क्वेश्चन फिनिश। इस तरह सोल्यूशन निकल आया। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है बच्चों, आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है, इजी थे, थोड़ा से फास्ट सॉल्व किए, क्योंकि आपको अगर फार्मूला आता है, आपको समझ आती है, तो मुझे लगता है दिक्कत नहीं होती, आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक बच्चों, फिर उसके बाद हम आगे करेंगे 5वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ से शुरू होता है इंटीग्रेशन और यहाँ से शुरू होता है पिछला फार्मूला। अगर पीछे का फार्मूला आपको आता है तो बहुत आराम से जल्दी सॉल्व करते चले जाएंगे। देखिए, और ये एक्सरसाइज जो है इजी है, काफ़ी सरल होता है, इसलिए आसान भी है, बच्चों को दिक्कत नहीं होती, बट आपको सभी फार्मूला आना चाहिए। तो जैसे कि पहला दिया है इसमें 6वां क्वेश्चन। अब 6वां क्वेश्चन इंटीग्रेट करना है बच्चों, तो अभी इंटीग्रेशन का आप सिंबल वगैरह सब जानते ही हैं। इंटीग्रेशन क्या है? क्वेश्चन है 4 e⁻3x + 1 का इंटीग्रेशन करने हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन जब 2 फंक्शन आ जाए, एक हो जाएगा और ये 2 आ जाए, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दें और कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाती है। जैसे कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, और dx कर दीजिए प्लस ये हो जाएगा dx। ठीक है ना? तो अभी इसका इंटीग्रेशन अब बहुत आसानी से जान रहे हो। मैं आपको बताऊं, जो कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पुट करके नीचे आ जाएगी, मैं अलग से समझा देता हूँ, लेकिन फिर भी देखिए ये आ जाएगा 4 तो रहेगा, ये वाला अपान में जाएगा तो 3 हो जाएगा, e⁻3x होगा, प्लस इसका x ही होगा प्लस c, चूंकि आंसर आ गया। पर फिर भी मैं तुम लोगों को अलग से बता देता हूँ क्योंकि आपको कष्ट ना हो, आपको समझ में आ जाए बात। जैसे कि कभी भी इंटीग्रेशन 3x आ गया तो बहुत बच्चे सोचते होंगे कि आप 1/3 क्यों लिख दिए। तो प्यारे बच्चों, अगर t इक्वल आप 3x मानते हैं या dx है,
तो ये यहाँ पे dt भी होना चाहिए, तो इसको dt करो, dt अपॉन dx हो जाएगा, तो ये 3 बचेगा। डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, तो ये इसका गुणा करो, तो dt इक्वल हो जाएगा 1/3 dx, क्योंकि हमको dx की वैल्यू चाहिए। तो dx हमारा क्या है, dt/3 है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन e टू दी पावर इसके बराबर आप माने t, और dx बराबर मिल गया dt/3, मतलब dt/3 मिल गया। जब dt/3 मिल गया तो 1/3 यहाँ लिखेंगे, e टू दी पावर x का t ही होगा, और t इक्वल 3x आप रख देंगे। जब t की जगह पे 3x आप रख देंगे तो फिर क्या आंसर मिल जाता है। सेम कंडीशन ये वाला है। अभी बच्चों को लगता है कि अरे dx लिखा है तो कहेंगे फार्मूला था इसलिए रट लिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस पर 1 होता है और किसी भी संख्या की घात 0 प्यारे बच्चों क्या होगा, 1 होगा उसका मान। और जब 1 होगा तो आपको पता है कि x की पावर n को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो आपका फार्मूला है n+1, x की घात n+1 n+1 प्लस c आ जाएगा। तो अभी जुड़ेगा तो यहाँ पे 0+1 प्यारे बच्चों, 0+1 प्लस c अर्थात x प्लस c ही तो बचा। ठीक, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को फार्मूला से कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन सॉल्व पहले से ही हो गया, हम आपको समझाने के लिए इधर साइड यूज किए हैं। ठीक बच्चों, अब आइए आगे देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है, 7वां प्रश्न चलिए लिखते हैं। 7वां प्रश्न आपका है इंटीग्रेशन x²। ठीक है, x²। आगे बहुत आराम से पढ़ेंगे, मुझे लगता है ये चैप्टर सरल है इसलिए थोड़ी सी स्पीड में आपको पढ़ाए दे रहे हैं। ठीक बच्चों, तो देखिए ये आ गया। अभी बच्चों थोड़ा सा जब अलजबरी का आएगा और इसकी सारी टेक्निक आपको बार बार पढ़ते हुए समझ में आएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैथ आप पढ़ने के लिए कम से कम आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद आप खुद से लगाने का प्रयास करिए, फिर उसके बाद नहीं आता तब दोबारा वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आपको नॉलेज लेना है, आपका अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बेहतरीन नॉलेज होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों, आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत आने लगेगी। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी समझ को अच्छा करने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अंदर हम गुणा कर दें, जब अंदर गुणा करेंगे बच्चों तो ये x होगा और प्लस इसका गुणा करेंगे तो x² है, x² हो जाएगा, क्योंकि दोनों में होगा, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो ये काट देगा और dx बचा। अब इसको अंदर अलग अलग इंटीग्रेशन में तोड़ देते हैं, x² dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन यहाँ 1 बचा तो ये dx हो जाएगा। अब बच्चों आपको पता है कि ये n+1 बाई n+1 होता है, तो x 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, अब नीचे 3 हो जाएगा x प्लस c। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। फिर बाकी आया 8वां क्वेश्चन, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे, आप परेशान मत होइएगा, ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम बता देंगे। तो आया 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए 8वां क्वेश्चन दिया है ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा आपका प्रश्न दिया है। जब दिया है तो बहुत इजी है, आपको बच्चों समझ में भी आएगा, फटाफट आप लगा भी लोगे। ए कामन ले लीजिए, x² dx हो जाएगा, प्लस आपको पता है b भी कामन ले सकते हो क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू आपको पता है, कामन आप लेते हो dx हो जाएगा, और प्लस c तो कामन है ही है, यहाँ पे केवल dx बचा। तो ये इंटीग्रेट करोगे, सेम फार्मूला आपको पता है, फार्मूला क्या है, x² x की पावर n का n+1 तो ये हो जाएगा क्यूब 3, और ये हो जाएगा b कांस्टेंट है, x²/2 करोगे प्लस c कांस्टेंट है तो x बचेगा, यहाँ पे c1 ऐड कर दीजिए। ठीक, तो इस तरह से आपका आंसर आ गया, ये भी आंसर आपका मिल गया। ठीक, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे अगर वीक है, उनको दिक्कत हो रही है, तो आप समझ के लगा लेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, 2, देखिए बहुत सरल है, 2
2x² प्लस e⁻x dx, यही है। ठीक है, क्वेश्चन मैच करा लेते हैं, गलत ना होने पाए। यही है, सही है क्वेश्चन। तो जब क्वेश्चन सही है तो आगे लगाइए कांस्टेंट, आप ये 2 को बाहर कर लेते हो, आपको पता है x² लिखते हो, यहाँ पे dx कर लेते हो, प्लस इंटीग्रेट करते हो e⁻x dx कर देते हो। तो आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा x³/3, क्योंकि 1 जुड़ेगा, 2 में 1 जुड़ेगा 3 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है फार्मूला क्या होता है, x⁻n इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा x⁻n + 1/n + 1 + c। तो इसलिए आप कर लिए। देखिए c सब में लिख सकते हो, c इसमें आएगा तो c1 + c2 + c ही होगा, तो ये कांस्टेंट आप लिख सकते हैं। e⁻x का e⁻x होगा प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हम यहाँ तक पहुँचाए। ठीक, अब इसमें आगे जो और क्वेश्चन दिए हैं हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको जो क्वेश्चन अभी तक बता दिए गए हैं इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं चैनल से, आपको पढ़ने में मज़ा आए, हमको पढ़ाने में मज़ा आए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।